नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब हुआ। ईरान परमाणु बम बना रहा है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन अमेरिका को यह अधिकार किसने दिया कि वो परमाणु हथियारों को काबू करे? ये सवाल दुनिया के कई हिस्सों से पूछे जा रहे हैं। अमेरिका को शांति रखने का अधिकार किसने दिया, जिसका वो शांति दूत बन करके बार बार प्रचार प्रसार करते रहते हैं और उसके बाद जगह जगह पर युद्ध शुरू कर देते हैं। वेनेजुएला, उसके बाद ईरान और अब कह रहे हैं कि क्यूबा जाएंगे। परमाणु से जुड़े कार्यक्रम को देखने वाली एजेंसी का नाम है IAEA। तो फिर अमेरिका क्यों इसके बीच में दादागिरी करते हुए नजर आ रहा है? ड्रग्स का आरोप लगाया वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने जनवरी महीने में उठा लिया और इस तरीके से उन्हें अमेरिका की अदालतों में पेश कर रहे हैं जैसे वेनेजुएला अमेरिका का ही हिस्सा है। वहां पर भी सत्ता परिवर्तन करवा दिया। अब यही काम ईरान में अमेरिका करना चाह रहा है। अमेरिका की कहानी साल 1945 से आपको बताते हैं। अमेरिका और जब जापान से युद्ध चल रहा था और जापान सरेंडर की भूमिका में नहीं था, तो जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। आपको याद होगा, बार बार अगर परमाणु बम का जिक्र होता है तो जापान के लिए ही किया जाता है कि 1945 में जिस तरीके से वहां पर बवंडर परमाणु बम की वजह से आया था, उसके बाद कोई देश, कोई भी जगह ये नहीं सोच सकता कि फिर से एक बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि 1945 में जो हुआ उसका भुगतान लोग आज तक कर रहे हैं। 2.5 लाख इंसानों की जिंदगी उस परमाणु बम ने ले ली थी। अमेरिका की करतूत के कारण ही कोरिया के भी 2 टुकड़े हुए। आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जुबानी जंग लगातार जारी रहती है, दुश्मनी अभी भी चल रही है। अमेरिका ने वियतनाम को बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उल्टे पांव वहां से भागना पड़ गया। अमेरिका ने इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, फिलिस्तीन को कब्रिस्तान बना दिया, सीरिया को जला करके राख कर दिया। चिली, ब्राजील, उरुग्वे, पेरुगुआ, अर्जेंटीना सबको बर्बाद कर दिया। फिर अमेरिका ने ही तालिबान को खड़ा किया, ISIS को खड़ा किया और फिर उन्हीं के खात्मे का दावा भी कर रहा है। अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका की दादागिरी किस तरीके से। सबसे पहले हम 1941 से शुरुआत करते हैं। जापान, जर्मनी, इटली के खिलाफ युद्ध में उसने प्रवेश किया। 1945 में जापान पर हिरोशिमा, नागासाकी, वहां पर उसने परमाणु बम गिराए। 1960 आता है, कांगो में लुमुम्बा की हत्या में उसकी भूमिका रही। 1965 में इंडोनेशिया सौहार्दों का उसने समर्थन किया, जिसके बाद लाखों लोग मारे गए। 1970 में चिली के मामले में उसने दखलंदाजी की। 1980 में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियार देकर के वहां पर उसे खड़ा किया। 1990 में खाड़ी का युद्ध, इराक पर हमला, कुवैत को बचाना। 2001 में अफगानिस्तान पर उसकी तरफ से हमला किया जाता है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन को वहां से हटा दिया। 2005 में उन्हें फांसी दे दी गई। 2014 में सीरिया, इराक में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, जबकि ये कहा जाता है ISIS अमेरिका की वजह से ही खड़ा हुआ। 2020 चीन और रूस से तनातनी देखने को मिलती है अमेरिका की। 2025 आता है, चीन और रूस को रोकने के लिए सख्तियां लगाई जाती है अमेरिका की तरफ से। 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें उनके घर से अगवा कर लिया जाता है। 2026 ईरान में इजराइल के साथ हमला करना, जो अभी हाल फिलहाल में स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ने आतंकवाद और युद्ध को दुनिया में बिजनेस बना करके रखा है। अमेरिका को लगता है कि उसे हर जगह घुसने का अधिकार है। हर जगह वो जाएगा, दादागिरी करेगा, दबाव बनाएगा और उसके बाद अगर उसके मन की नहीं होगी तो इसी तरीके से वो युद्ध छेड़ देगा जैसा उसने ईरान में छेड़ा है। अभी तक ईरान की तबाही का अध्याय चल रहा है। मकसद है दुनिया भर के तेल और व्यापार पर कब्जा करना, अपने हथियार बेचना और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को सिद्ध करना। अपनी इकोनॉमी गिराते जा रहे हैं, खुद से उठाई नहीं जा रही है अपनी इकोनॉमी, इसलिए दूसरे देशों की इकोनॉमी को भी नीचे ले आओ ताकि आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर बता सके। ये उनका खेल चल रहा है। नरसंहार, तबाही अमेरिका का सबसे बड़ा और एकमात्र व्यापार हो गया है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा जी, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। दामोदर जी मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार, वो भी जुड़ेंगे। अशरफ जैदी, ईरान अफेयर एक्सपर्ट से, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी UK देवनाथ जी
कि बार बार अमेरिका, हमने दिखाया कि अमेरिका ने कब कहा कैसे घुसपैठ की और किस तरीके से युद्ध की स्थिति को बदल दिया 41 से लेकर के 2026 तक। अमेरिका की ये दादागिरी इतने लंबे वक्त से चली आ रही है, तो कुछ देश ऐसे भी तो रहे होंगे जिसने इस दादागिरी पर हथौड़ा चलाया होगा, उन्हें पीछे धकेला होगा, जैसे वियतनाम में धकेला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका की पॉलिसी रही है कि वह दुनिया में हर देश पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। हर देश पर, एक देश दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिस पर अमेरिका अपना कंट्रोल नहीं करना चाहता है। आप देखिए, भारत को ही अमेरिका लगातार कैसे दबाव में डालता रहता है। कभी बोलता है 25% टैरिफ, कभी बोलता है 50% टैरिफ। भारत को भी अमेरिका ने कंट्रोल करने की कोशिश की, काटसा लगाकर। अब येन के इन प्रकारेण अलग अलग तरीके से दबाव में डालता है। अमेरिका वियतनाम युद्ध में गया, उनकी खानी पड़ी, निकल गया। अमेरिका अफगानिस्तान में गया, उनकी खानी पड़ी, निकल गया। इराक में, लीबिया में अमेरिका ने बहाने ढूंढे कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की क्योंकि वहां पर जमीन के नीचे कच्चा तेल है। तो अमेरिका कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में पूरा इराक, पूरा लीबिया तबाह हो गया। इराक में तो कहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले ही नहीं। लेटेस्ट केस जो मैं बताता हूं, आप देखिए ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड में अमेरिका की नजर लग गई है क्योंकि वह सोच रहा है कि वहां पर जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल है। तो अब वह डेनमार्क से ग्रीनलैंड को छीन लेना चाहता है और अमेरिका ने पनामा कैनल पर अपना वर्चस्व कर दिया। अमेरिका वेनेजुएला में घुस गया ये बोल के कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। वेनेजुएला में ड्रग्स लॉर्ड्स हैं, ड्रग्स की फैक्ट्रियां हैं, वो अमेरिका को ड्रग्स बेच रहे हैं छुप छुप कर नावों के द्वारा। अब तो अमेरिका 2 महीने से वहां पर है, कहां एक भी ड्रग पकड़ा गया नहीं, एक भी ड्रग बनाने का कारखाना पकड़ा गया नहीं, एक भी वेनेजुएला में ड्रग लॉर्ड पकड़ा गया नहीं। तो ऐसे ही कुछ कार्रवाई वो ईरान के साथ कर रहा है। ईरान के लोगों की बदकिस्मती है कि उनके जमीन के अंदर, जमीन के नीचे कच्चा तेल और गैस है। अमेरिका को ईरान का कच्चा तेल और गैस चाहिए। मैं एक शब्द और बोलूंगा, आज समझिए अगर ईरान के रेगिस्तान के नीचे कच्चा तेल और गैस नहीं होता, जमीन के नीचे आलू उग रहे होते और जमीन के ऊपर बैंगन उग रहे होते, तो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ईरान पर। ठीक, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि यही अगर अमेरिका के अंदर बैगन या आलू उग रहे होते तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और हर बार ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन जी, हम ये देखते भी हैं कि अमेरिका उन्हीं देशों को निशाना बनाता है जहां उसे लगता है कि रेयर अर्थ मटेरियल है या फिर उसके अलावा उन्हें लगता है कि तेल का रिजर्व है। तो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो दुनिया भर पर भारी पड़ गया है। अब खबर ये भी है कि मिलिशिया के साथ मीटिंग की जा रही है अमेरिका की तरफ से। एक तरफ मिलिशिया ये कह रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ये तो फिर जैसे अमेरिकी घोषित कर देते आतंकी उसी के साथ जाकर के खड़े भी हो जाते हैं और ये अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी आतंकी संगठन को उठा देंगे और उसके बाद फिर वही इनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। मिलिशिया के साथ भी हाथ मिला रहा है अमेरिका, ऐसी खबरें में है। मीनाक्षी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी अमेरिका के आधे कपड़े तो उतार दिए हैं और आधे उतारने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, आज के दिन में कानाफूसी और दबे स्वर में लोग ये भी बोल रहे हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स को एज ए नेशन और ट्रंप को टेररिस्ट घोषित क्यों नहीं किया जाए। बिल्कुल चल रही है क्योंकि इन्होंने जो अभी काम कर रहे हैं और पहले भी जो काम किया है, जिसका आपने लंबा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हैती, बोस्निया, सोमालिया, पनामा, बोलिविया, चिली, लीबिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ब्ला 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 ब्ला, ये टेररिज्म से कुछ अलग नहीं है। ये इंटरनेशनल टेररिज्म है। और जब से ट्रंप 2 आया हुआ है, क्या क्या इसने टेरर नहीं किया हुआ। पूरे विश्व में ये ट्रेड वॉर, ट्रेड टेरर ये इसने शुरू किया हुआ है। उसने कहा अब कनाडा को हम ले लेंगे, इसने कहा हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, अब वेनेजुएला को ऑलरेडी ले लिया हुआ, अब बात चल रही है कि वो क्यूबा को भी वो ले लेंगे, कोलंबिया को कर दी हुई है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये तो टेरर हैं। अब ट्रंप ने तो वेनेजुएला के स्टेट हेडक्वार्टर ये कर लिया, कैप्चर कर लिया या अगवा कर लिया। ट्रंप अकेला नहीं है इस टेरर में। ट्रंप का सबसे बड़ा एलाय कौन है? पाकिस्तान। आज के दिन में विश्व में कहीं कोई टेररिस्ट की घटना होती है तो उसका एक तार आके पाकिस्तान से जुड़ता है।
आज के दिन में न्यूक्लियर स्टेट में से पाकिस्तान एक ऐसा अकेला न्यूक्लियर स्टेट है जिसकी फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर आर्सेनल की। तो ये तो टेररिज्म में हुआ ना। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान में खाने के लाड़े पड़ रहे थे तो वहाँ के मुल्ला, वहाँ के मौलवी पाकिस्तानी सरकार को नसीहत दे रहे थे कि आप एक हाथ में न्यूक्लियर बम रखो, दूसरे हाथ में कुरान रखो, पूरे विश्व को डरा दो, जला दो। ये सब तो हुआ है ना। तो जब ट्रंप वहां पे खड़े हैं तो ट्रंप को टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित किया जाए, अमेरिका को टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित किया जाए, और नेक्स्ट अमेरिकी विजिट में, नेक्स्ट ट्रंप के विजिट में ट्रंप को कैप्चर करके क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाए। बिल्कुल वहां ये तक सब घसीटना चाहिए, बहुत ये सब जरूरी हो बातें गया है। हाँ, ये ठीक है सब सर, बातें हो कंप्लीट रही करें। हैं। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन अब आते हैं जहां पे ईरान की बात है। ईरान भी किसी से कम नहीं है। आज के दिन में कोई ऐसा देश नहीं है, चाहे इस्लामिक देश ही ले लीजिए, जिन्होंने इस तरह के मिलिशिया खड़े किए हुए हैं जो कि टेररिस्ट का काम करता है। उसने हमास खड़ा किया हुआ है। हमास ने इसराइल में जाके क्या किया। तो गाजा में जितनी मार पड़ी है वो कम है, क्योंकि आज के दिन में इतना मार खाने के बाद भी गाजा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हमास को रखा हुआ है। तो बताइए इसमें बुरा क्या है कि गाजा को मार पड़ी है। ऑफ कोर्स जितने लाइफ वहां पे लॉस्ट हुए हैं, हम सबों को तकलीफ है उसके लिए, लेकिन काम तो वैसे कर रहा है। हिजबुल्लाह क्या कर रहा है आज के दिन में। हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनी जो जड़ें वो बिठा रहा है। हूती ने अपने ही सरजमीन पे, यमन में ही इतने टेरर एक्ट्स किए हुए हैं कि अगर उसके जो सरगना है उसको उसके ऊपर में केस चलाया तो उसके ऊपर में जिनोसाइड केस चलेगा। ये सब किए हुए हैं। तो ईरान भी पाक साफ नहीं है, उसके दामन साफ नहीं है। ईरान की जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं है। उन्होंने अपने औरतों पे जुल्म ढाए हुए हैं, बच्चों पे जुल्म ढाए हुए हैं। और जरूर हमारा एक नजदीक संबंध रहा है उससे भी। हाँ। तो सिर्फ नजदीक संबंध रहा है, इसको लेके आप सारे जो उसकी हरकतें हैं उसको आप अनदेखी नहीं कर सकते। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए भारत बार बार कहता है कि हमारा जो पक्ष है वो शांति का ही पक्ष है। अगर कोई हमें कहे हम न्यूट्रल हैं तो हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के साथ खड़े हुए हैं। और हर देश को जाकर के नसीहत भी दी गई थी। सर आपको भी याद होगा, रूस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए उसके बाद तुरंत हमने एक तस्वीर देखी कि वो यूक्रेन जाते हैं, वहां पर भी मुलाकात करते हैं ज़ेलेंस्की से, उस तमाम जगहों पर जाते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के शामियाने बने हुए थे लेकिन उन्हें उजाड़ दिया गया। वहां अब पूरी तरीके से खालीपन नजर आता है, उन बच्चों की कब्र बनी हुई है। वहां प्रधानमंत्री भावुक भी होते हैं और वो संदेश भी था पूरे विश्व को कि आप शांति के पक्षधर हो। और कोशिश भी बहुत की गई थी इस सब को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं ईरान की बात करूं, जैसा कि कहा भी ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी ने कि किस तरीके से ईरान ने भी अपने यहाँ पर जुर्म बढ़ाए थे। अब दामोदर जी, इस पूरे बहस के बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि दुनिया इन्हीं बातों पर दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है कि ईरान का साथ इतना ज्यादा क्यों देना है। अगर अमेरिका और इजराइल वहां पर रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं तो ये तो अच्छा है और महिलाएं खासतौर पर खुश नजर आती हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की तस्वीर आती है रोते पीटते मारते, लेकिन वहां पर महिलाएं खुश हैं, वो कह रही हैं कि हम यही चाहते हैं। तो अगर ईरान में परिवर्तन किया जा रहा है, रिजीम चेंज की जा रही है, तो फिर मुझे लगता है कि बाकी देशों को क्या हो हल्ला करने की आवश्यकता है या बयानबाजी करने की आवश्यकता है। सिर्फ उस देश तक कि उस देश का आखिरकार स्टैंड क्या, उन्हें आखिरकार सामने आना चाहिए। और बार बार ये कोशिश की जा रही है कि ईरानियों को भी अब सड़कों पर लेकर के आए। बार बार ये कोशिश की गई नेतन्याहू के बयानों के माध्यम से कि आप सड़कों पर उतर आइए। इजराइल ने बयान दिया, अमेरिका ने बयान दिया, तीन बार दोनों तरफ से। मीनाक्षी देखिए, यहाँ पे आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लीडरशिप चेंज करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन जो पूर्व का इतिहास है अमेरिका का, वो चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वियतनाम हो, जहां पर भी आप गए हैं, आपने सिर्फ बर्बादी का मंजर छोड़ा। वहां पे कोई भी रिजीम चेंज या लीडरशिप चेंज ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी हुआ नहीं कि आपने वहाँ डेमोक्रेसी ला दी। वेनेजुला में आपने वहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वहाँ पे आप अपहरण करते हैं। तो आपके ये सब करने के बाद कहीं किसी विश्व के किसी कोने पे शांति आई है या प्रगति पथ पर वो राष्ट्र अग्रसर हुआ, तब तो हम कहें कि नहीं बहुत अच्छी बात है, आप करिए ये सब कुछ। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मैं सही और गलत पे नहीं जाऊंगा, जो यूएस की मर्जी वो हमारा काम एनालिसिस करना। तो मैं इस पे जरूर कहूंगा कि अमेरिका के ऐसे कदमों के बाद से आप कोई एक देश का एग्जाम्पल बता दीजिए जब से भी इन्होंने शुरू किया है 1970 कभी भी किसी भी देश में शांति या प्रगति नहीं आई है। उस देश में कबीलों का शासन हुआ या प्रॉक्सी गवर्नमेंट चली या फिर इस तरह से मिलिशियाज का शासन हुआ। इसके अलावा कभी उस देश में आप इराक के अंदर सद्दाम हुसैन कैसा भी था, उनका एक प्रतिनिधि था जो वहां पे शासन कर रहा था, लोगों की चिंता कर रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। आज वहां पे क्या हालत है आप बताएं।
आपको सिर्फ मतलब है, ऐसे जितने भी आप कैंपेन चलाते हैं उन पे आपको चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट आपके सामने झुके, वहां की गवर्नमेंट आपको फॉलो करे। इसराइल की बात मुझे बिल्कुल समझ में आती है, उनके सामने थ्रेट थी, तीन तरफ तीन एज थे, हुती, हमास और हिजबुल्ला। इनसे उनको खतरा था, और ईरान ईरान का पूरा टारगेट इसराइल था कि कभी भी अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आती तो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसे कोई भी विश्व में नकार नहीं सकता, कोई भी एक्सपर्ट इसे अवॉइड नहीं कर सकता। पर अमेरिका की जब बात आती है तो मुझे इनका जो गोल होता है, इनका जो उद्देश्य होता है, उस पर हमेशा संदेह नजर आता है। पूरी हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी आपने किसी भी देश में कैंपेन चलाए, अफगानिस्तान से आप अपना फेस सेविंग करके निकल जाते हैं, आपने सीरिया के अंदर पूरा कोहराम मचा दिया, क्या किया उसके बाद में? कोई एक एग्जाम्पल आप देंगे? यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था आपके सामने बौनी पड़ जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं आज के समय में नजर उसके नहीं आ रहा है। अस्तित्व को तो खुद अमेरिका ही नकार देता है कितने बार, उसके अस्तित्व पर अमेरिका खुद ही उंगलियां उठा देता है। बनी हुई है। हाँ, एक खबर आ रही है, उसके बाद मैं आती हूँ वापस से। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बड़े झूठ बोले हैं, हकीकत पर पर्दा डाला है। ट्रंप ने बातचीत को रियल एस्टेट सौदा समझा है। ट्रंप ने जिद में आकर के बमबारी की है। अरागची ने आगे कहा कि ट्रंप ने कूटनीति को धोखा दिया, ट्रंप ने अमेरिकियों से धोखा किया, और अमेरिका की बहुत सारी जनता है, 73% लोग ये मानते हैं कि ये युद्ध बेवजह लड़ा जा रहा है। और यही अब्बास अरागची कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिकियों के साथ धोखा किया और बातचीत की टेबल पर सिर्फ जिद रखी है। ट्रंप ने बातचीत को रियल एस्टेट सौदा भी समझा है। ये तमाम आरोप उन पर लगाए गए हैं। अशरफ जैदी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ईरान से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं चाहूंगी कि आप इस पर कमेंट करें, जो अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये सौदा था और ये उनकी जिद थी। देखिए, जो बहरहाल हो रहा है उसको दुनिया देख रही है, और जो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि टेबल टॉक के दरमियान एक मुल्क के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, बल्कि ईरान के ऊपर पहले भी जब टेबल टॉक चल रहे थे, निगोशिएशन हो रहे थे, उसी वक्त हमला हुआ है। ये देश बहरहाल अगर कोई ईरान को इस हालत में भी क्रिटिसाइज करता है तो आवाज बढ़ाइएगा जरा। इसका मतलब वो अमेरिका के उस घोर प्रोपेगेंडे का शिकार है कि जो पिछले 47 साल से इस ईरान और इसके इनकलाब के खिलाफ चलाया जा रहा है। अमेरिका, इसराइल लगातार इस इनकलाब और इस रेवोल्यूशन के लीडर को, उस रेवोल्यूशन को टारगेट करते रहे हैं, सब जानते हैं। रही बात ये कि ईरान के ऊपर क्यों हमला हुआ, देखिए ईरान की जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है, और आज इतना सब होने के बावजूद, इतने डॉलर खर्च करने के बावजूद, इतना ताकत झोंकने के बावजूद, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है कि आप लोग सड़कों पे आइए, आप लोग अपनी हुकूमत को गिरा दीजिए। इसके बावजूद भी जब वो नाकाम हुए तब जाके वो हमला कर रहे हैं। और अब जब उनका हमला यहाँ हुआ तो ये देखने को मिल रहा है वही औरतें जिसका ये रोना रो रही थी दुनिया कि वहां पे औरतों पे जुल्म है, वही औरतें खड़ी हैं यहाँ पे सड़कों पर। वही औरतें 4 दिन से अपने घरों में वापस नहीं गई हैं, रोजे की हालत में है। वही बच्चे हैं, वही औरतें हैं, वही लोग हैं कि जिन्होंने सड़कों को भरा हुआ है ताकि अमेरिका के को ये पैगाम दिया जा सके कि हम आज भी अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने निजाम के साथ खड़े हैं और अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं, चाहे हम मर जाएं। लेकिन बम्बारमेंट है ईरान के हर शहर में, बिलखुसूस तेहरान के ऊपर रात दिन अमेरिका बमबारी कर रहा है, तब भी ये लोग अपने घरों में वापस नहीं जा रही है। क्या दिखाता है ये? उनकी निडरता दिखाते हैं। वो अपने रहबर के साथ थे, आज भी अपने सिस्टम के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और इसराइल की गुंडागर्दी जिस तरह वो दूसरे ममालिक में करते आए हैं ईरान में हो पाएगी। बिल्कुल अशरफ जैदी जी, क्योंकि हम सड़कों पर जो लोग उतरे हुए हैं उसके वीडियोस भी लगातार दिखा भी रहे हैं कि इजराइल की तरफ से नेतन्याहू बार-बार ये अपील कर रहे हैं कि लोग सड़कों पर खिलाफ में उतरे, लेकिन फिर भी अभी लोग साथ में उतरे हुए हैं। अमेरिका भी यही अपील कर रहा है कि खिलाफ उतरे, लेकिन फिर भी साथ में ये सभी उतरे हुए हैं। मैं आपको मैडम ये बता देना चाहता हूं, अपनी छोटी सी बात एक और कह देना चाहता हूं। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है ईरान के खिलाफ, जिसके शिकार हमारे पैनलिस्ट भी हो रहे हैं, यहाँ बैठे बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ये लोग उस वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे का शिकार हैं
कि ईरान ने अपनी औरतों को मारा है, उनके ऊपर हिजाब थोपा है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, है ऐसे ईरान कोई में। शिकार नहीं है। ये देखिए, सब आज मीडिया कुछ भी दिखा ले, अशरफ जैदी जी जरा ये समझिए, मीडिया कुछ भी दिखा ले, वेस्टर्न मीडिया हो या फिर अगर आप इंडियन मीडिया पर भी सवाल मुझे उठाएंगे। एक बात बताइए, सुनिए मुझे एक बात अशरफ जी, बताइए। सोशल मीडिया तो सब कुछ आजकल बयां कर देता है, बखान कर देता है। वहां से जो वीडियोस आए थे, फिर क्या वजह रही कि लोग सिगरेट से पोस्टर जलाते हुए नजर आते हैं, लोग पिटते हुए नजर आते हैं, लोगों को फांसी होनी है वो खबरें सामने आती है। ये तो सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी चीजें आ जाती है ना सामने। ये बहुत, जो आप पैनल के साथ बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि आप ईरान में रह रहे हैं, ईरान में आपको दर्द होगा। मैं समझती हूँ कि आपकी सरकार के साथ जो हुआ उसके साथ दुनिया कहीं नहीं खड़ी हुई है, भारत सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान इसीलिए नहीं आया है। लेकिन आप भी ये जरा समझिए कि ये सभी उस पूरे इंटरनेशनल स्टडी को किए हुए हैं। और आज ईरान की बात नहीं हो रही कि 2025 में या 26 में उसने किया, 1979 से लेकर के अब तक की वो बात कर रहे हैं। अशरफ जी, मैं वापस आऊंगी, अभी आपको रोक रही हूँ। महेंद्र जी से मेरा ये सवाल रहेगा कि ईरान की तरफ से जो बार बार हमले किए जा रहे हैं, जगह जगह पर किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अशरफ जी जरा सा इंतजार करिए प्लीज। महेंद्र जी, अभी जो हम हर जगह देख रहे हैं तस्वीरें कि हर देश में निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था जो नेवल बेसिस है उनको निशाना बना रहे हैं, फिर उसके बाद तस्वीरें आती है दूतावास को निशाना बना रहे हैं। अब तस्वीरें आ रही कि ईरान ने दुबई के पाम जुमेरा होटल पर हमला किया है, और ये वीडियो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ से साझा किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम पूरी तरीके से शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं कार की जो पार्किंग होती है, बेसमेंट पार्किंग, वहां पर। तो ये दुबई को निशाना बनाना, ओमान को निशाना बनाना, वो तो मध्यस्थता करवा रहा था। ये मिडिल ईस्ट में जो समीकरण ईरान बिगाड़ रहा है, वो आगे आने वाले वक्त में वो सुधार पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ईरान की जो रणनीति है, अभी ये साफ नजर आ रहा है कि ईरान अमेरिका के उन तमाम सहयोगी देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे ये दबाव बन सके, वो देश अमेरिका और इजराइल पे दबाव बनाए कि इस युद्ध को कहीं कहीं इस पे विराम लगाया जाए, इसको रोका जाए। तो ये साफ स्थिति है, क्योंकि जो उनकी निश्चित रूप से लीडरशिप को लेके प्रश्न है कि जो अंतरिम काउंसिल बनी हुई, इंटरिम काउंसिल, क्या वो सत्ता में उसकी कितनी आप कहें कि नियंत्रण है, या पूरी की पूरी तरीके से जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके हाथ में सत्ता चली गई है। तो ये, और जिस प्रकार से एकदम से जो आप कहें कि खासकर खामेनी के मौत के बाद जो रिस्पांस आया है ईरान का, वो एकदम चौंकाने वाला है। मुझे लगता है अमेरिका, इजराइल या किसी को भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार से तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर, तमाम उन देशों पर, जी हाँ, निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि दो तीन प्रमुख बातें हैं। एक कि ईरान में अभी फिलहाल किसके नियंत्रण में सत्ता है, किसकी कमांड पे जो है ये कार्रवाइयां हो रही हैं, और दूसरी बात ये क्या ईरान अब इसके लिए तैयार है कि वो तमाम इन पश्चिम एशिया के जो देश हैं या मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को वापस कैसे पटरी पे लाएगा। अगर रिजीम चेंज कर पाने में अमेरिका और इजराइल सफल हो पाते हैं, तब तो एक पूरा का पूरा जो है उस पूरे क्षेत्र का सिनेरियो अलग हो। लेकिन अगर इस्लामिक स्टेट बना रहता है, अगर जो है ईरान जो है वो एक कट्टरपंथी इस्लामिक जो है विचारधारा पे आधारित जो है राज्य बना रहता है, तब जो है निश्चित रूप से मुश्किल होगी कि वापस इन देशों के साथ किस प्रकार से संबंध बनाया जाए। हाँ, लेकिन ईरान के पास ये निश्चित रूप से ये तर्क है कि ये सभी देश जो अमेरिका के सहयोगी देश थे, या जो देश मध्यस्थता कर रहे थे शांति युद्ध में, ईरान पीछे नहीं हटा वार्ता से। अभी वार्ता चल ही रही थी और एकदम से जो है ये आक्रमण हो जाता है। तो ऐसे में ईरान के ऊपर पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी देना मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा, क्योंकि इन देशों की भी अगर आप मध्यस्थता कर रहे थे, अगर आप अमेरिका और ये शांति वार्ता चाहते थे, तो अगर ये वार्ता असफल होती, घोषित रूप से असफल होती, तब ये आक्रमण होता, तो आपके पास एक तर्क होता। लेकिन अभी ये वार्ता चल ही रही थी, और वैसे में एकदम से दिन में, और ईरान के सुप्रीम लीडर के वार्ता के पीछे पर्दे के पीछे हम महेंद्र जी बार बार ये देख रहे थे कि तैयारियां किस तरीके से की जा रही है। दूसरे दौर की बातचीत होती है जैसे जिनेवा में, वहां पर 50 से 60 फाइटर जेट पहुंच जाते हैं। तीसरे दौर की जैसी बातचीत शुरू होती है जिनेवा में, वहां पर R4 पहुंच जाता है। तो ये तो तैयारियां उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी। उनकी तैयारियां उन्हें लगा कि पूरी हो गई, माकूल हो गई हैं, अब ये माकूल परिस्थिति है, जाकर के हमला कर देते हैं। जैसा वॉशिंगटन पोस्ट भी ये कहता है कि सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं इस सब के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई,
और मनाया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमला करिए, ये सटीक वक्त है, क्योंकि अगर उन्होंने न्यूक्लियर स्टेट बनने में वो सफलता हासिल कर लेते तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दामोदर जी, एक खबर और आ रही है कि जो यहाँ जहाज गुजर रहा था श्रीलंका के रास्ते से, उससे सबमरीन से उस पर अटैक किया गया और इसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है, 100 से ज्यादा लोग लापता है। लेकिन क्या ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं, पानी में भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर बने रहते हैं, डिवाइडेड होते हैं, तो वहां पर आकर के श्रीलंका में घुस करके ईरानी एक जहाज पर, युद्धपोत पर हमला करना, ये भी तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है कहीं ना कहीं। ऐसे उल्लंघनों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो कई पन्ने अमेरिका कम पड़ आगे जाएंगे होगा। अमेरिका की तरह। आप इस बात पे यकीन करिए। और इस समय ये दोनों देश, चाहे अमेरिका हो या ईरान हो या इजराइल हो, जो भी इस युद्ध में शामिल हैं सक्रिय तौर से, वो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज का, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान नहीं कर रहे हो। इसमें किसी की तारीफ करने की वाली बात नहीं है। सभी देश इसमें शामिल हैं। ईरान ने खुद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जाने कितने शिप में आग लगाई है, बहुत सारे जो कंटेनर हैं ऑयल शिपिंग के, उनको उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ, उनके क्रू को अरेस्ट किया। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो चल रही हैं। और एक चीज मीनाक्षी, हमेशा ध्यान रखना, युद्ध में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। युद्ध युद्ध होता है और वो सबके लिए विनाश का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात। ये जरूर है कि जिस देश का वो शिप है, अगर ईरान का शिप है, वो वैलिड हो जाता है, लेकिन उसमें क्रू बहुत सारे देशों के होंगे। तो अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह से युद्ध को आगे लेके आते हैं हिंद महासागर में, और यहाँ पर अगर भारत के आसपास ऐसी गतिविधियां होती है, तो इसमें बहुत जल्दी कुछ और देशों के भी शामिल होने का अंदेशा है। और अगर ये सब होता है तो ये फिर विश्व युद्ध 3 कहना इसको गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इसीलिए बार बार ये सवाल उठते हैं कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो ईरान को मोरल सपोर्ट तो दे रही हैं, क्योंकि अभी तक वैसी वाली स्थिति नहीं है कि कोई देश उतरेगा और जाकर के हमला कर देगा। दूसरे देशों को भी वो उकसा रहे हैं। यूके देवनाथ जी, ईरान लगातार दूसरे देशों पर हमला करके उकसा भी रहा है, प्रेशर भी बना रहा है कि आप अमेरिका को रोकिए, आप इजराइल को रोकिए। लेकिन अगर इसी तरीके से उन देशों पर भी हमला होता रहा है, दुबई पर अगर हमला होता है, अगर इसके अलावा ओमान पर हमला होता है, तो ये देश भी एक लिमिट तक तो उनको भी हो जाएगा कि नहीं अब हम भी उतरेंगे, और फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। मीनाक्षी जी, गल्फ कंट्रीज में से कोई भी ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। ये बहुत डेलिकेट तरीका होगा समझने का। सऊदी अरब भी नहीं, सऊदी अरब भी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का। क्या है कि इन सब देशों में कहीं पे किंग है, कहीं क्वीन है, कहीं सुल्तान है, कहीं पे प्रिंस है, शेख है, अमीर है, शाह है। डेमोक्रेसी नहीं। इन सब देशों में जो आम आवाम है, समाज का जो नीचे का तबका है, वह इस वक्त ईरान के लोगों के साथ अपनी सिंपैथी रख रहा है। तो अगर उनके जो शासक वर्ग है, अगर वो हमला करेंगे ईरान के ऊपर, पहली चीज तो उनकी बात है हिम्मत नहीं है हुई, अगर कर देंगे तो आम आवाम अपने ही शासक के खिलाफ, अपने किंग, प्रिंस और सुल्तान के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एक और अरब स्प्रिंग हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, अगर हम ईरान के विदेश मंत्री का बयान देखें पिछले 1 महीने से और पिछले 15 दिन से और पिछले 7 दिन से, वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि वह जब हमला करेंगे तो वो हमला इन देशों में स्थित अमेरिकन एसेट्स पर होगा। इन सब देशों में अगर आप मैप लेके जाएंगे, देखेंगे तो अमेरिकन आर्मी के बेस है, अमेरिकन नेवी के बेस है, अमेरिकन एयरफोर्स के बेस है, CIA के बेस है। अभी जो हम देख रहे हैं कि कुछ होटल्स पे हमला हुआ, अंदर की खबर आपको बताता हूं कि अमेरिका से आज से 1 महीने पहले तक यहां पर CIA के एजेंट्स कितने थे पश्चिम एशिया में? करीबन 8 या 12। मोसाद के एजेंट कितने थे? करीबन 100। लेकिन पिछले 15 दिन में, 7 दिन में CIA के एजेंट्स का सर्ज हो गया है। 400 से ज्यादा CIA एजेंट वहां पर रह रहे हैं, और मोसाद के एजेंट जो हैं वो 1000 वहां ऑपरेट कर रहे हैं। कोई फोटो इंटरप्रेटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैदर कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है, कोई साइकियाट्रिस्ट है जो कि ईरान के लोगों का इंटरव्यू करके उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब रहेंगे कहां? ये सब जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वहां पर ये युद्ध के दौरान कहां रहेंगे? 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी तो जहां तक ईरान की बात है, अमेरिकन एम्बेसी और एम्बेसी का जो रेसिडेंशियल क्वार्टर है वो जायज टारगेट है, अमेरिकन सोवरेनिटी जगह मानी जाएगी। तो ये सब रह रहे हैं होटल्स में।
अब हो क्या रहा है, मैं एक शब्द में बताऊंगा। इन सब होटल में जितना स्टाफ काम कर रहा है, अबू धाबी हो, कतार हो, बहरीन हो, जो होटल का स्टाफ है, चाहे वो मेंटेनेंस स्टाफ हो या वो क्लीनिंग स्टाफ हो, केटरिंग स्टाफ हो, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, इन सबके सिंपैथी किसके साथ है? ईरान के साथ। बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं कि अपने जो ईरानी हैंडलर्स हैं उनको जाके बता देते हैं कि अमेरिकन डिप्लोमेटिक के अंदर या सफेद चमड़ी वाले, चाहे वो सीआईए का हो या मोसाद का हो, उस होटल में किस 7th फ्लोर में रह रहा है, रूम नंबर 222 और 226। इस इनपुट के मिलने के बाद ही ईरान एक ड्रोन लगाता है उस होटल पर, 7th फ्लोर पर, रूम नंबर 226 पर। बिल्कुल। तो लेकिन जाहिर बात है, एक दो ड्रोन इधर उधर भटकेंगे ही। अब इनएक्यूरेसीज क्यों आ रही है? देखिए हो क्या रहा है, जो जीपीएस सिस्टम है सैटेलाइट से जो क्यों मिलती है, उसको अमेरिका ने बंद किया हुआ है, और जो ईरानी मिसाइल हैं वो भ्रमित हो रही हैं क्योंकि जीपीएस सिग्नल ठीक से मिल नहीं रहा। एक और चीज जो है, ईरान की सिग्नलें दाएं बाएं क्यों, ईरान की मिसाइलें दाएं बाएं क्यों जा रही हैं, वो ये है कि स्वयं मोसाद और सीआईए इन मिस इंटेलिजेंस दे रही है ईरान को कि फलानी बिल्डिंग में हमला करो क्योंकि वहां अमेरिकन एसेट है, जबकि उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए युद्ध में होता है, अभी अमेरिका और इजराइल ने भी तो एक स्कूल पर बम गिराया जिसमें 142 छात्राओं की मौत हो गई। 65 हो गए सर, वो बढ़ गया आंकड़ा भी। हाँ, वो तस्वीर तो बहुत रुलाने वाली भी रही। कब्र किस तरीके से एक साथ खोदी गई उन बच्चियों की, उन्हें लाइन से दफनाने के लिए, वो तस्वीरों की निंदा हर देश की तरफ से, हर देश के नागरिक की तरफ से की गई है। हमले में ये सब नुकसान होता है, समझा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ जगह पर आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर वीएन झा, आपको शुरुआत में याद होगा कि यही अमेरिका था जो बार बार ईरान को ये कह रहा था कि अगर ईरान के नागरिकों को प्रदर्शन के बीच में किसी ने भी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया तो वो ईरान को नहीं बख्शेगा। लेकिन ईरान ने, जब ये हमला हुआ ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तो ईरान में लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया गया, और अमेरिका इसी को हथियार बनाने की सोच रहा था। अमेरिका ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन इन सब के बीच में जैसे श्रीलंका से एक खबर आती है, अमेरिका एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के, इसको लेकर के खबर आती है। आईआरजीसी कहता है कि पाकिस्तान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईरान और एशियन कंट्रीज़ की सीमाएं सटीक है, एकदम लगी हुई हैं। तो ये एशियन कंट्री की तरफ भी तो मूव नहीं कर जाएगी सारी चीज़ें। आईआरजीसी पाकिस्तान को अगर निशाना बनाएगा तो इसमें और भी चीज़ों को निशाना बनाया जा सकता है फिर तो। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन आपको इसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। देखिए अभी वॉर चल रहा है, अभी अमेरिका का भी लॉस हो रहा है और ईरान का तो लॉस हो ही रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। आप लोगों को शायद ये खबर मिली हो या ना मिली हो, दूसरे दिन ही वॉर के इरना ने एक खबर छापी थी कि उन्होंने एक अमेरिकी सपोर्ट शिप जिसमें लगभग 100-125 के लोग होते हैं, इसको उन्होंने डुबा दिया था। लेकिन ये खबर कहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आई है। तो इस तरह के जो लॉसेस हैं उठाने पड़ेंगे। अब ये ईरान का एक नेवल शिप था, वापस आ रहा था एक्सरसाइज करके, तो इसलिए उसको उन्होंने डुबा दिया। तो ये इसको आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप किसी तरह से ऐसे नहीं देख सकते हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल आइसोलेटेड कोई काम किया हुआ है, नहीं। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि ये जो लोगों के ऊपर में जो हो रहा है या गल्फ कंट्रीज में जो अटैक हो रहे हैं, आपको आज से लगभग 3-4 साल पहले मैं आपको लेके चलूँगा, जबकि इसी खमैनी ने एक कॉल दिया था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से, कि मैं विश्व के सारे इस्लामिक देश से आगाह करता हूँ कि वो एकजुट होके इसराइल का नामो निशान मिटा दें। ये उन्होंने पब्लिक फोरम से उन्होंने ये दी थी, लेकिन कोई आया नहीं। अब उसके बाद जो ईरान की जिस तरह से कंडेमनेशन हो रही है, ईरान के ऊपर में जिस तरह से फिर से सैंक्शन लगाया गया JCPOA से, अमेरिका जब अपना हाथ खींचा था, तो उसके बाद ईरान जो था, ईरान यही सेम आयतुल्लाह खमैनी की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने ही वचन दिया था कि जितने अरब के या गल्फ के या मिडल ईस्ट के जितने देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उन सबों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयतुल्लाह ने ये बयान दिया था आज से लगभग 1.5-2 साल पहले। तो ये जो आयतुल्लाह कह के गए थे वो आज के दिन में ईरान कर रहा है।
चाहे वो बहरीन हो, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है, याद रखना चाहिए। कतर, यहाँ पे अल उदैद बेस जो है ये बहुत बड़ा बेस है अमेरिका का। कुवैत, यहाँ पे सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है। यूएई, यहाँ पे अल दफरा में F-22 वहाँ पे जमा ये ऑपरेट कर रहे हैं। जबल एयरपोर्ट जो है वो अमेरिकी मुख्य बेस है। इराक ने पहले भी कहा था कि वी वांट अमेरिका टू गो आउट ऑफ आवर टेरिटरी, लेकिन फिर भी अमेरिका वहां से नहीं गया है, तो वहां पे भी उसके एसेट थे। और इस ईरान के जंग में इराकी धरती का भी यूज हुआ है, वहां से भी मिसाइल्स आए हुए हैं इनके ऊपर में, ईरान के ऊपर में। तो इराक में ऑफ कोर्स एक प्रॉक्सी है ईरान का, किताब हिजबुल्लाह। इन्होंने कसम खाई वहाँ पे आज से 3 दिन 4 दिन पहले कि हम यहाँ पे अमेरिकी जो बेसेस हैं उसको नस्त नाबूद कर देंगे, चाहे वो अल असद एयरबेस हो, चाहे एरबिल एयरबेस हो, और वहाँ पे वो एक्शन चल रहे हैं। जॉर्डन बहुत दूर होता है, लेकिन जॉर्डन के ऊपर में भी सिर्फ एयरबेस के ऊपर में हमला किया गया है। सऊदी में भी हमला हुआ है। तो मिला जुला के आप ये देख लीजिए, जो आयतुल्लाह कह के गए थे और वही आज के दिन में ईरान कर रहा है। चाहे वहां पे देखिए जो भी लीडरशिप है ये उसको फॉलो करते हैं और लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, खमेनी को मारा गया, अराफी को टेम्पररी उन्होंने नामजद किया था, उसको मार दिया। अब मुस्तफा का नाम आया हुआ है। इसराइल से आज ही बयान आया है कि हम मुस्तफा को भी हम नामो निशान मिटा देंगे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। देखिए, ये इस्लामिक जो एक माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस के खिलाफ में एक हेट इंटॉलरेंस कैंपेन है इसमें। चाहे आप हमास ले लीजिए, हिजबुल्लाह ले लीजिए, अलकायदा, आइसिस में हमने क्या नहीं किया, अमेरिका ने क्या नहीं किया। अल बगदादी को मार दिया, अल कुरैशी को मार दिया, यूसुफ को मार दिया, खदिया को मार दिया। अभी भी अल कुरैशी बैठा हुआ वहाँ पे, क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। अलकायदा मुगाबी को मार दिया, बिन लादेन को मार दिया, जवाहिरी को मार दिया। मैं इस पर भी बात करूंगी, क्योंकि हमें इस दौरान ये नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह से लेकर के हूती तक आखिरकार क्या कर रहे हैं, इजराइल की तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि ईरान में इजरायली जासूसों का खात्मा। अब यूएस इजराइल के जासूसों को मारने का दावा किया जा रहा है। 11 असॉल्ट राइफल्स इस दौरान बरामद की गई है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इस दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया। ईरान में इजरायली जासूसों का खात्मा किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, यूएस इजराइल के जो भी जासूस हैं जो कि ईरान में मौजूद है, उन्हें मार दिया गया है। ये ईरान का बड़ा दावा है। इस दौरान ईरान ये भी कह रहा है कि 11 असॉल्ट राइफल्स बरामद की गई है, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है, डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है ईरान, ये भी बताया जा रहा है। तो ये खबरें ये बताती है कि ईरान अभी भी मोसाद से लेकर के CIA एजेंट्स को अपने देश पर ढूंढते हुए नजर आ रहा है। दामोदर जी, क्या ये हो सकता है कि ईरान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, मोसाद और CIA तक पहुंच गया हो? दामोदर जी अनम्यूट करिएगा एक बार। मीनाक्षी, अगर किसी कारण से हम ये मान लेते हैं कि उन्हें ऐसे जो खुफिया जासूस हैं या जासूस ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो ऑपरेटिव हैं उनको आपने पकड़ लिया है, तो क्या आपने इतनी जल्दी, ऐसी कौन सी न्याय प्रणाली जहां आपने इतनी जल्दी मुकदमा चला के उनको फांसी दे दी या उनको किल कर दिया? कौन सी न्यायिक व्यवस्था में ऐसा होता है? ये सब साइकोलॉजिकल ऑप्स है और मुझे लगता है ये सब डराने की कोशिशें हैं। मोसाद की वहां जो पैठ है उसको 1 या 2 या 4 लोगों को पकड़ के खत्म करने से कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ उनको डराया जा रहा है। और ईरान की यही बातें हैं जो पूरे विश्व को नहीं समझ में आती और पूरा विश्व ईरान के साथ इस चीज में हमेशा कभी सहमत नहीं होता और कभी कोई समर्थन नहीं करेगा। जिस तरह से ईरान अपने यहाँ प्रदर्शनकारियों को दबाता है, अपने देश की जनता को फांसी देता है या छोटी छोटी बातों में लोगों को, जो भी उनके न्यायिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं इतनी क्रूरता भरी हुई है कि वहां के लोग ही खुद उसके साथ नहीं खड़े होते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने अगर पकड़ भी लिया ऐसे जासूस, तो आप उनको कौन सी न्यायिक व्यवस्था में लाके और उनको अब 10-10 दिन 2-2 दिन में लगता है आप किसी को भी फांसी दे देते। तो ये जो ईरानियन रिजीम की ये जो बातें हैं ये पूरे विश्व को चुभती हैं और मानवता के हमेशा खिलाफ रही है। इनकी हिस्ट्री है इस चीज की, कभी भी आप देख सकते हैं। सड़क पे लाके चौराहों पे फांसी देना, लोगों को डराना, ये सब कुछ भी ईरानियन रिजीम में कोई कमी नहीं छोड़ी मानवता के खिलाफ अपने अधिकारों का प्रयोग करने से। तो ये अगर ऐसी कोई खबरें आ भी रही तो मैं अभी इस स्टेज में यही कहूंगा, जब तक इनकी पुष्टि नहीं होती कि ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, लोगों को डराने के लिए इंफॉर्मेशन वारफेयर के तौर पे ऐसी खबरें बनाई जाती हैं और लीक की जाती हैं कि ऐसा हो रहा है। हाँ। इससे ज्यादा अभी मैं कुछ नहीं मानता, क्योंकि अभी आपके पास कोई कोऑर्डिनेटेड बैटल लड़ने के लिए कोई ऐसा संगठित तरीके से ना तो आप युद्ध लड़ रहे हैं,
आपके पास अभी है ही कौन है वहां पे जो आपको लीड कर रहा है, जिस तरह से आपकी सत्ता चल रही, जैसे भी चला रहे वो आप जाने। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान में भी इस तरह लॉलेसनेस है, सारे जितने भी फील्ड कमांडर वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और कोई तो ज्यादा इतनी आगे आ भी नहीं रहा है बोलने के लिए। उससे पता है कि अगर जो भी बिल्कुल। आगे आएगा वो भी मार गिराया जाएगा। अब्बास अरागची एक लंबे वक्त तो के बाद मीनाक्षी, उनकी तरफ से एक एक चीज बयान आया है। मैं हाँ और ऐड जी करना चाह रहा जी हूँ, जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। हाँ किसी भी देश का ना एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, एयर डिफेंस जब आप करते हैं, किसी शत्रु के टारगेट को गिराते हो, बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है, वहां पे आपकी परख होती है। दूसरे के देश में मिसाइल लॉन्च करना, आपके आज बड़ी आसानी से ग्रिड रेफरेंस अवेलेबल है, आपके पास मिसाइलों का जखीरा है, आप लॉन्च कर रहे हो, दैट्स ओके। लेकिन जब आप कोई एयर डिफेंस ऑपरेशन अंजाम देते हैं, अगर आपके ऊपर होम ग्राउंड बना रखा है, अमेरिका और इजराइल के फाइटर प्लेन घूम रहे हैं बराबर, जब जहां मर्जी आ रही, इवन सबसे मतलब हास्यास्पद लगता है कि आपके जहाज एयर स्ट्रिप पे स्क्रैम्बल होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है अमेरिका या इजराइल के जो भी फाइटर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि आपके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी, आपकी Depth, रणनीतिक समझ कितनी, और आपके पास क्या आप एक कोऑर्डिनेटेड बैटल या ऑपरेशन आप अपने आप को बचा पा रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से, आपके आपके पास क्या वो क्षमता है। तो ये जो चीजें, ईरान की पूरी एयर डिफेंस की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आप ऑफेंसिव बैटल लड़ सकते हैं, और यही एक दिखाता है ये कि भी है ईरान के दामोदर अंदर जी, अभी रिजीम लॉलेसनेस है। चेंज और सत्ता को वहां पर स्टैब्लिश करना दो एक अलग चीजें होती है। 1979 में भी इनकी तरफ से बहुत कोशिशें की गई, आज वो उन्हीं के खिलाफ अमेरिका फिर से खड़ा हो गया है, उन्हें अपना अपमान दिख रहा है। अब सऊदी अरामको के रास तनुरा तेल टर्मिनल पर फिर से एक बार ड्रोन हमला किया गया है महेंद्र जी। इसके पहले भी हमने देखा था कि रास तनुरा पर हमला किया गया था, और तेल का सबसे ज्यादा हब जो है सबसे बड़ा वो इससे ही माना जाता है। दुनिया में प्रभाव पड़ेगा क्या इससे, क्योंकि स्ट्रेट हॉर्मुज को भी बंद करने की खबरें हैं। एशियन कंट्री पर हालांकि कितना प्रभाव? आप कहें कि ऊर्जा जरूरतें वो मिडिल ईस्ट से ही आती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से करीब जो वहां से 20% के आसपास जो ग्लोबल ऑयल का ट्रेड होता है वो वहां से होता है। उसके अलावा जो बाकी इन देशों से जो है अलग अलग जो निर्यात होते हैं उस पे भी निश्चित रूप से ये अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो एक आर्थिक संकट जो है पूरे विश्व के ऊपर घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो तेल की कीमत जो है 120 100 से ऊपर जो है डॉलर प्रति बैरल जो है अभी पहुंच गई है, और इसका असर जो है तमाम जो है जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है, तमाम पूरे विश्व के विभिन्न देशों में। तो एक अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बड़ा आर्थिक संकट पूरे विश्व के ऊपर घिरता हुआ दिखाई देगा, और इसका प्रमुख कारण है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस युद्ध से जो जिन देशों पे प्रभाव पड़ेगा उसमें भारत तो है ही, लेकिन चीन जो है, जो जो ईरान से का सबसे बड़ा जो आप कहें कि तेल का जो निर्यातक था वो चीन था। करीब 33% के आसपास जो है अपनी ऑयल की जरूरतें चीन जो है ईरान से पूरी करता था। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस युद्ध के पीछे इसके पहले वेनेजुएला, वो भी चीन को बड़ी मात्रा में जो है तेल चीन उससे लेता था, और अब जो है ईरान। तो अमेरिका की ये रणनीति है कि किस प्रकार से एक कंटेनमेंट पॉलिसी है कि चीन को किस प्रकार से रोका जाए। तो ये भी एक जो है इस युद्ध के पीछे कारण हो सकता है। इजराइल की जो अस्तित्व का संकट है, जो इजराइल ने बार बार कहा है, वो और जिस प्रकार से इजराइल समय पे जो है अमेरिका पे एक कहें कि आप दबाव बनाने में कामयाब रहता है अपने पक्ष में लाने के लिए, वो कारण है। लेकिन उसके अलावा जो बड़ा कारण मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि चीन को किस प्रकार से चीन रोका जाए, और पहले वेनेजुएला, अब ईरान। तो चीन की जो आप कहें कि एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पूरी विश्व पे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये जो देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, जो अमेरिका के एक लंबे समय से अमेरिका के जो है साझेदार रहे हैं, उनके पार्टनर्स रहे हैं, निश्चित रूप से ईरान जो है इनसे भी ये ईरान को एक मौका मिला है। जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार है, अब जो भी उनका नेतृत्व कर रहा है इंटरिम काउंसिल में, तो वो ये इन देशों को भी सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। आप देखिए कि एक हमें जो सिया और सुन्नी वाला जो पक्ष है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, जो कुर्द्स को लेके जो समस्याएं हैं, बलोच को लेके ईरान में समस्याएं हैं, उसको भी नहीं भूलना चाहिए।
तो ये सब भी महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अभी सबसे चिंता का विषय है कि अमेरिका और इजराइल ने जो सोचा था कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, अपने समर्थन वाली सरकार स्थापित कर देंगे, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ईरान भी इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसी स्थिति में ना आ जाए, जो विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा, क्योंकि ईरान जो है एक छोटा देश नहीं है, एक शक्तिशाली देश है, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसके पास जो सैन्य शक्ति है वो बड़ी है। तो ऐसे में इराक और सीरिया और अफगानिस्तान जैसी स्थिति अगर ईरान की होती है तो ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती वो है। तो किसी भी देश में ये हमला होता है तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है, और उसके साथ साथ ग्लोबल चीजें चेंज होती है ग्लोबली। आप देखेंगे कि आर्थिक तौर पर बहुत सारे देश नीचे जाने लगते हैं, कुछ उठ भी जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी आ रही है कि इराक के बगदाद में एक तेज धमाका हुआ है। इराक में यूएस सैन्य बेस बताया जा रहा है, उसके पास ये धमाका किया गया है। यूएस सैन्य बेस पर कई सारी ईरानी मिसाइल्स भी दागी गई हैं। ये तमाम जानकारियां अभी भी सामने आती जा रही है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये कोई पहला हमला नहीं है। पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पर हमले चल रहे हैं, शनिवार से लेकर के आज तक। अब इराक के राजधानी से ये जानकारी है कि बगदाद में तेज धमाका हुआ है यूएस सैन्य बेस के पास, और यूएस सैन्य बेस पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी, इसके बारे में बताया गया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। इराक के बगदाद की हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से रविवार को जब ये खबर आती है कि खामनेई नहीं रहे तो बगदाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं और जो उनका दूतावास है वहां पर जाकर के तोड़फोड़ भी करते हैं। अब ऐसे में यूएस सैन्य बेस पर भी निशाना साधा गया, तो ये क्या इनके ख्याल से, जहन से निकल गया था कि यूएस का सैन्य बेस एक इराक में भी है जो इतने लंबे वक्त बाद वहां पर 5 दिन बाद ये हमला कर रहे हैं? देखना पड़ेगा कि इराक के सैन्य बेस पर हमला क्यों किया। इराक में सर, यूएस के सैन्य बेस पर जो कि इराक में है। जी हाँ, देखना पड़ेगा कि अमेरिका का जो सैन्य बेस है बगदाद के पास इराक के अंदर, वहां पर हमला क्यों किया गया। इराक के अंदर काफी सारे ऐसे लड़ाके ग्रुप अभी भी मौजूद हैं जो कि बगदाद की सरकार के खिलाफ यानी अमेरिका के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों को 2003 के बाद से ही ये इराक के दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर से इराक के उत्तरी इराक और जो कुर्दिस्तान का एरिया है वहां पे ये रहते हैं, और बीच बीच में आकर जो बगदाद की जो हुकूमत है जो कि अमेरिका के समर्थन से जिंदा है, उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। दूसरा आयाम ये है कि बहुत जल्दी अमेरिका एक सर्च प्लान कर रहा है इराक में। अगर जरूरत पड़ी कि जमीनी हमला करना है ईरान के ऊपर, तो अमेरिका कहां से जमीनी हमला करेगा ईरान के ऊपर। जाहिर बात है इराक उसके लिए एक सुटेबल कैंडिडेट है। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो 1700 किलोमीटर लंबा है। तो अमेरिका कोशिश करेगा कि कम से कम 90,000 फोर्स या 1.5 लाख फोर्स जमा करे और फिर कुवैत के रास्ते से, इराक के रास्ते से उनको ईरान में घुसाए। अगर जमीनी हमले की बात आती है तो हो क्या रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिका और इजराइल कितने भी बॉम्ब गिरा ले ईरान पर, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो अमेरिकी फौज को ईरान में घुसना पड़ेगा, 700 किलोमीटर अंदर जाकर तेहरान तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आस्ते आस्ते इराक के जो अमेरिकी बेसेस हैं, जो कि अमेरिकन सोल्जर्स का जो सर्ज आएगा, 1 लाख 1.5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स आएंगे, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इससे लगता है वीएन झा जी की कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका तो एक बार सोच करके उतर गया है कि अब हम बदल करके ही रहेंगे, पीछे क्या हट जाएंगे ये जैसे 2025 में हट गए थे? जरूर हटेंगे, हटेंगे, पक्का हटेंगे, एकदम हटेंगे। देखिए अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है, जहां भी गया है वहां पे काम आधा अधूरा छोड़ के उसको वहां से हटना पड़ा है। तो यहां से भी हटना पड़ेगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है और ना वो आपके पड़ोस में है। ईरान जो है वो सिक्योर नेशन है। यहाँ पे इसकी आर्मी है, आर्मी अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। आर्मी के आपने टॉप लीडर जरूर मार दिए होंगे, लेकिन आर्मी अभी भी वहाँ पे है, चाहे वो उनका रेगुलर आर्मी हो, चाहे IRGC हो, चाहे उनके पैरामिलिट्री जो विंग्स हैं वो हैं, ये वहाँ पे हैं।
तो अमेरिका आई होप कि वो ये गलती ना करे कि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे, फिर वहाँ पे हाराकिरी हो जाएगी अमेरिका के लिए, वहाँ पे तबाही हो जाएगी अमेरिका की, तो वो ना करे। और जब तक, जैसे अभी देवनाथ जी ने कहा, जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारते हैं, यू कैनॉट चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन देयर। आप उस देश के ऊपर में फतह आप हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना उतारें। और बूट्स ऑन ग्राउंड ना उतारने की अभी अमेरिका की कोई नीयत है और ना वो करेगा, क्योंकि कल ही अमेरिका की बहुत थूथू हुई है उनके कांग्रेस में, ना डेमोक्रेट और यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन भी इसके इसके कदम के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये अमेरिका आगे नहीं करेगा। उन्होंने चढ़ाई तो शुरू कर दी, अब चाहे जिस भी तरह से लेकिन हो। ट्रंप को इस बात से फर्क कहाँ पड़ता है वीएन झा जी? इस बात से क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? वेनेजुएला के मुद्दे पर भी यूएस कांग्रेस का यही रुख था और ईरान के मुद्दे पर भी वही उनका रुख है, लेकिन इससे ट्रंप को क्या कोई फर्क पड़ता है? मीनाक्षी, अभी सारे पैनलिस्ट ने आपको बताया हुआ कि वेनेजुएला was altogether different ball game। वेनेजुएला में आपने कुछ हेलीकॉप्टर्स भेज दिए, आपने मदुरो को पकड़ लिया, उसको वहां से आपने निकाल लिया। लेकिन ये ईरान में नहीं होगा। ईरान में आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तो ये डर लगता है कि जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने वहां पे पोजीशन किए हुए हैं, जो यहाँ पे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अरब सागर में है, वो 1000 किलोमीटर के दूर पे है, सिर्फ 1000 किलोमीटर लिंकन। और 1000 किलोमीटर में स्ट्राइक करने के लिए ईरान के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, एक नहीं 2 तरह के हैं। तो मुझे डर लगता है कि कहीं अगर ईरान उस जिद पे आ गया कि अब चलो अब तो जा ही रहे हैं तो इसको हम खत्म करके लेके चलते हैं, तो उसमें जो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर यहाँ तक कि जो यूएसएस फोर्ट भी हैं वो भी लगभग 1600-1700 किलोमीटर की दूरी पे है, और 1600-1700 किलोमीटर पर छोड़ने के लिए अभी बहुत सारे हथियार हैं इसके पास में, ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं। तो इसीलिए और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर 36 या 37 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ छोड़े गए तो उसमें से कितने भी आप मार लो, उसमें से कम 2 या 3 मिसाइल जरूर आके उस कैरियर पे गिरेंगे। तो बहुत वल्नरेबल है अमेरिका, इसने क्योंकि हर चीज अभेद नहीं हो सकती है। भले ही अब्राहम लिंकन को लेकर के 4 लेयर की सुरक्षा की बात और दावा किया जाता है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अभेद नहीं हो सकती। जैसा आपने कहा अभी कि अगर एक साथ 30-35 मिसाइल्स दाग दी तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और कितने बार तो एआई वीडियो जारी करके उसने बताया भी है कि किस तरीके से उसने तोड़ दिया, समुद्र में डुबो दिया, और वो कब सच कर दे ये ईरान ही जानता है। दामोदर जी, इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ चीन गुजरेगा, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो क्या चीन गुजरेगा से ये मतलब समझा जाए कि ऊपर ऊपर से तेल बेस बना करके वहां पर हथियारों की सप्लाई करेगा चीन? क्योंकि चीन लगातार मदद करने की बात भी कह रहा है, चीन खड़ा हुआ भी है ईरान के साथ, रूस भी खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये हथियारों का आदान प्रदान भी शुरू कर दे इससे? देखिए, अभी आपको पता है कि सारे एयर स्पेस बंद है, फिर भी सभी देशों को, आपने सुना होगा, खबरें आ रही हैं कि मदद के लिए हथियार और आर्म्स अम्युनिशन आ रहा है। तो ईरान अपने मुफीद के मुताबिक जो उसको सबसे सुटेबल और सबसे मददगार लोग लगेंगे उनको तो एक्सेस देना ही पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप बहुत ज्यादा दिन तक ब्लॉक करके नहीं रख सकते। अब ये चाइना के ऊपर है कि वो क्या तेल की आड़ में क्या लेके जाता है, और खाली तेल तो लेके आना जाना नहीं होगा ऐसे समय में जब ईरान को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, और ऑलरेडी वहां मदद पहुंच रही होंगी और भी सोर्सेज से। आप ये बात करें कि हवाई जहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से, जो भी जाना है, सिप और इन सब चीजों से मदद वहां पे जा रही होगी बिना इसके। तो ईरान का काम अगले 5-10 दिन में ईरान का स्टॉक खत्म हो लेगा। तो ये तो जरूर है, ईरान ने जो ये घोषणा की है सिर्फ ईरान के, चाइना के तेल के लिए नहीं की, उन्होंने चाइना से जो मदद लेनी है वो भी लेंगे। और नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो सकता है पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत मदद करके अपनी साख बचाने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाएगा, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान तो अमेरिका की भर्त्सना भी नहीं कर रहा है इस युद्ध में। देखिए, ईरान के साथ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने समझौते किए थे, बातें कर रहे थे तमाम कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं किया। ये तो सऊदी को भी लेकर के यही कहते थे, सऊदी को लेकर के भी इनका यही हुआ था कि अगर सऊदी पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला मारा जाएगा, लेकिन सऊदी के हमले पर ये चुपचाप बैठे हुए हैं। अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम एयर डिफेंस सिस्टम भेज दीजिए। आप ऊपर से तालिबान से ही नहीं जीत पा रहे, तो पाकिस्तान तो अभी अगर अमरीका कुछ डॉलर देगा तो पाकिस्तान के एयर बेसेस भी इस्तेमाल होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ने इंटेल दी होगी, पाकिस्तान इंटेल में सपोर्ट कर रहा होगा। और इसके अलावा जितना भी
हाँ। जितना भी पाकिस्तान की तरफ से मदद हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान देखिए अमेरिका के हाथ पूरी बिका हुआ है, उसको नोबेल पीस प्राइज दिलाना है ट्रंप को, उसे और भी तमाम छोटे छोटे गोल हैं। ऐसा मुल्क जिसके खुद के लोगों को अमेरिका के मरीन उसी के देश में मार रहे हैं और मार वो दिया। मुल्क कोई एक बयान तक नहीं जारी करता, उसके लोगों को कोई शर्म नहीं आती, उसकी लीडरशिप को कोई, हमारे यहाँ हो जाए तो थूथू हो जाए, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा हमारा हितैषी देश क्यों ना हो, हमारे अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकता वो यहाँ पे रह के। तो अब- अगर ऐसा होने के बाद भी पाकिस्तान चुप है, तो अपने आप शौक समझ भी सकते तो हो कि पूरे खामोशी के करने हैं पीछे ना, की कितनी अमेरिका बड़ी- से कितनी अमेरिका बड़ी से लानत मिले है उनके पैसों ऊपर। पर। तो दामोदर जी, बिल्कुल। अब अमेरिका से मिले पैसों पर अपने शौक भी तो पूरे करने हैं, वो अयाशियां भी कैसे बिल्कुल। पूरी होंगी कि 1000 करोड़ का, सारे 1000 अरब पाकिस्तानी का। जनरल को रिटायर होने के बाद हाँ। बंगलो चाहिए, वहां पे बिजनेस चाहिए बिल्कुल अमेरिका और चाहिए। सारे यूरोपियन कंट्री पे। बिल्कुल, तो वो लंदन तो में जाकर के उनका बसना है, अमेरिका में जाकर के बसना है, तो वो अयाशियों के लिए भी तो कहीं ना पैसा कहीं चाहिए। ईरान इस चीज पे लगा हुआ, और जिस दिन ईरान के हाथ क्रेडिबल एविडेंस लग गया इन्फॉर्मेशन की पाकिस्तान ने मदद की, यकीन करिए ईरान पाकिस्तान को भी जद में लेगा। इसीलिए मैं पूछ हमला रही थी होगा। कि ये पाकिस्तान तक आ जाएंगे क्या, क्योंकि IRGC ने कहा है कि इनको भुगतना होगा। जी वीएन सर कुछ कह रहे हैं। ऑब्वियसली जी मीनाक्षी, मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो एयर डिफेंस की बात हो रही है, एयर डिफेंस अकेले में दुश्मन के ऊपर में डिक्टेट नहीं कर सकती है, इसकी एक लिमिटेशन होती है। एयर डिफेंस के जो मिसाइल्स होते हैं वो रेडार गाइडेड होते हैं, और जिस मोमेंट द मोमेंट जिस घड़ी आप उस रेडार को ऑन करेंगे, ईरान उस रेडार को ऑन करेगा, तो अमेरिका के पास में और इसराइल के पास में ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिसमें के रेडिएशन के लिए गाइडेड मिसाइल्स हैं, हार्म, ARM और इस तरह के सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं कि जैसे आप किसी रेडार को ऑन कीजिएगा, उस रेडार तक वो सटीक पहुंच के उस रेडार को उसी समय में ध्वस्त कर देती है। और यही हो रहा है उसके साथ में। इसके पास में S-300 थे, चाइनीज बहुत सारे रेडार्स थे और एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन वो क्या रहा था, जिस भी समय में वो उसको ऑन करते हैं, इमीडिएटली उस रेडिएशन को आइडेंटिफाई करके, चाहे यूएस के एयरक्राफ्ट हो चाहे इसराइल के एयरक्राफ्ट हो, वहां पे जो रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, हाँ। उसको देख के उसको उसी समय में खत्म कर दिया जाता है। तो आज के दिन में आयरन डोम को क्षति इसीलिए तो पहुंची थी क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार मिसाइलें दागी गई थी। अब मेरी ये खामी है कि आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए ग्रुप कैप्टन, और मैं एक बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछना भूल गई हूँ। यूके देवनाथ जी, ये जितने भी फाइटर जेट्स खास तौर पर निशाने पर बने हुए हैं, इजराइल निशाना बना रहा है या फिर ईरान की तरफ से निशाने बनाए जा रहे हैं, तो इन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए ईरान की तरफ से क्या कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या फिर किस तरीके से इनको टारगेट किया जा रहा है वहां पर? हाँ, ईरान के पास चाइनीज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है HQ-9 और ईरान के पास रशियन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है S-300। ईरान उनका इस्तेमाल करके कोशिश करता रहता है कि इजरायली या अमेरिकन विमान को शूट डाउन करे। हाँ। लेकिन अभी ग्रुप कैप्टन झा ने बताया, इजराइल की जो जैमिंग कैपेबिलिटीज हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिनाउंड है। इजराइल के पास स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं जो कि इजराइल से टेक ऑफ करके आते हैं और ईरान की बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर रहते हुए वो ईरान के जितने सर्वेलेंस रेडार हैं, चाहे वो S-300 के रेडार हो या मिसाइल गाइडेंस रेडार हो HQ-9 के, उनको जैम कर देते हैं। तो उसके बाद ईरान सक्सेसफुली अपने मिसाइल्स को इजरायली या अमेरिकन विमान पर अटैक नहीं कर पा रहा है। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि युद्ध के हालात में किस तरीके से हमला एक दूसरे देश पर किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।